प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एसेरेशन रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। तो एसेरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन समझना काफ़ी आसान हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और एक नंबर का एसेरेशन का जो क्वेश्चन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है और एक नंबर का जो एसेरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी कि दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। आर दे रखा है 69। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। ये भी सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक छोटे लेवल पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या एक समष्टि आर्थिक अध्ययन है। ये बिल्कुल सही है। भारत में जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। तरक इन्होंने दे रखे हैं, भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित एक आर्थिक मुद्दा है। ये बिल्कुल सही है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता की मात्रा समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में कम होती है। बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी सामूहिकता होती है, यानी कि समुच्चय होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में कम होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार मांग के समरूप है। बिल्कुल गलत है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो समग्र मांग होती है, जिसको हम कुल मांग बोलते हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था का जोड़ होता है, जबकि जो बाजार मांग है वो उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ होता है। तो ये दोनों समरूप नहीं है। तो जब ए सही होता है और आर गलत होता है, तो जो आंसर होता है वो सी होता है। ऊपर गिवन है, जब कथन अभिकथन ए सत्य होता है किंतु तार जो तर्क है यानी कि आर है वो असत्य होता है, तो हम सी ऑप्शन चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चयन केवल समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। ये गलत है कि जो समुच्चयन है वो व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र में शामिल होता है। तर्क दे रखे, किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्म के जो उत्पादन है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, ना कि समष्टि में। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। तो जब ए अभिकथन गलत होता है और आर सही होता है, तो हम डी ऑप्शन चूज करते हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बचत एक व्यक्ति के लिए गुण है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी गुण है। ये बिल्कुल सही है। बचत एक व्यक्ति का गुण हो सकता है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक बचत का अर्थ होता है कम व्यय, कम मांग और इस वजह से कम निवेश। तो जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अभिकथन है, एक गृहस्थ द्वारा खरीदी गई कार एक अंतिम वस्तु है। बिल्कुल सही है। आर दे रखा है, गृहस्थ कार का अंतिम उपयोग करता है। ये बिल्कुल सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि किसी गृहस्थ के लिए जो कार है वो अंतिम वस्तु इसलिए है क्योंकि वो उसका अंतिम प्रयोग करता होता है, अंतिम बार वो प्रयोग की जाती है। कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु तब कहलाती है जब उसका प्रयोग अंतिम बार किया जाता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यवर्ती वस्तुओं को सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनकी गणना को हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में जब हम गणना करते हैं तो हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य का ही एक भाग है। बिल्कुल सही है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कार एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। बिल्कुल सही है। जो कार है वो उपभोक्ता वस्तु है और वो टिकाऊ भी है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है और उसका बार बार प्रयोग होता है। तर्क में इन्होंने दे रखा है, कार का प्रयोग कई वर्षों तक बार बार किया जाता है और इसका सापेक्ष मूल्य भी अधिक है। तो इसलिए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है और दोनों ही सही हैं, तो जो आंसर होगा वो ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 अभिकथन निर्यात एक प्रवाचर है, बिल्कुल सही है, निर्यात है वो प्रवाचर है। तर्क में गिर है निर्यात समय के एक बिंदु पर जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है। जो निर्यात है वो एक बिंदु पर नहीं काउंट किया जाता, अगर वो एक बिंदु पर काउंट किया जाता तो वो प्रवाह न होकर स्टॉक होता, क्योंकि स्टॉक हमेशा एक बिंदु पर गणना की जाती है स्टॉक की, और जो प्रवाह होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसलिए जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय उत्पाद के अनुमान में शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। अभी भी हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रीय आय का जब अनुमान करते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं को उसमें शामिल किया जाता है। आर तर्क दे रखा है फर्म द्वारा, यदि एक फर्म है दूसरी फर्म से पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई लकड़ी को मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है, बिल्कुल सही है कि किसी भी वस्तु को जब हम दोबारा बेचते हैं तो जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होना था वो बी होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आगे है अभिकथन मौद्रिक प्रभाव वास्तविक प्रभाव के विपरीत होता है, बिल्कुल सही है। चक्रीय प्रभाव में जब हम वस्तु और सेवा का प्रभाव होता है, तो जैसे ही वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है उसके ठीक मौद्रिक प्रभाव भी होता है कि जो मौद्रिक प्रभाव है वो वास्तविक प्रभाव के जवाब में होता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जो वास्तविक प्रभाव है वस्तु और सेवा में मापा जाता है, और जब हम उसको पैसे में करते हैं तो वो मौद्रिक प्रभाव कहलाता है। जैसे एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए साधन लेता है, तो साधन के बदले में वो मजदूरी देता है, तो वो मौद्रिक प्रभाव यानी कि जवाब हो जाता है। तो जब वास्तविक प्रभाव बढ़ता है तो मौद्रिक प्रभाव भी उसका जवाब होता है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 उत्पादक क्षेत्र से परिवारक क्षेत्र में वस्तु और सेवा का प्रवाह एक वास्तविक प्रवाह, बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रवाह वस्तु और सेवा के रूप में होता है। तर्क दे रखा है वास्तविक प्रवाह की व्यक्ति मुद्रा तस्वीर में नहीं आता, यानी कि जब हम वास्तविक प्रवाह करते हैं तो उसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। दोनों ही सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्र मॉडल में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का प्रभाव होता है, ये गलत है। जब हम 2 प्रभाव मॉडल बोलते हैं तो उसमें एक ग्राहक क्षेत्र एक उत्पादक क्षेत्र होता है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जो भी लेन देन होता है उत्पादक क्षेत्र और ग्राहक क्षेत्र के बीच में होता है। तर्क गिवन है उत्पादन आय व्यय का स्तर अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो जो अभिकथन है वो गलत है, जबकि आर है वो सही है, तो जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बंद अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात का मूल्य शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है। तर्क दे रखे है एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, ये भी सही है। और बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य इसलिए होता है क्योंकि बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 परिवारों द्वारा उपभोक्ता व आय के चक्रीय प्रभाव में समावेश का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जैसे ही कंजप्शन बढ़ेगा उपभोग व्यय बढ़ेगा तो चक्रीय प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जब चक्रीय प्रभाव है वो की गति बढ़ जाती है तो उसे हम समावेश कहते हैं। तो जो हमारा कंजप्शन होता है वो हमारा समावेश कहलाता है। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों है, और जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमारा समावेश होते हैं, जबकि जो हमारी सेविंग है वो हमारी निकासी को दिखाता है। साथ में जो इंपोर्ट हम करते हैं वो भी हमारी निकासी होती है, क्योंकि चक्रीय प्रभाव में अगर ये तत्व शामिल हो जाते हैं तो जो चक्रीय प्रभाव है वो कम हो जाता है। तर्क इन्होंने दे रखे हैं। तर्क में गिवन है आय का समावेश आय के चक्रीय प्रभाव से निकासी को संदर्भित करता है, यानी कि आय का जो समावेश आय है वो चक्रीय प्रभाव में निकासी को दिखाता है, तो ये रोंग है, क्योंकि निकासी है वो अलग है, विड्रॉल है, जबकि जो समावेश है वो इंजेक्शन की तरह यूज होता है। तो इसलिए जो आर है वो गलत है, जबकि जो ए है वो सही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी सही होगा। सी ऑप्शन हम तब लेते हैं जब ए है वो सत्य होता है परंतु जो आर है वो असत्य होता है, और डी ऑप्शन तब लेते हैं जब ए है वो सत्य है परंतु जो आर है वो सत्य है। तो थर्ड क्वेश्चन में
जो पहला था हमारा कि ये आई के चक्रीय प्रवाह दो अक्षेत्र मॉडल में सरकार का प्रभाव होता है, ये रोंग था, जबकि आर है वो सही था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी की बजाय डी होगा। रिकॉर्डिंग के टाइम पे बाय मिस्टेक डी की जगह सी बोला गया है, तो आप याद रखना कि जो थर्ड का जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेवानिवृत्ति पेंशन को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। सेवानिवृत्ति पेंशन एक प्रकार की विलंबित मजदूरी है। बिल्कुल सही है, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक भाग होती है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक फर्म द्वारा निगम कर के भुगतान को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाती। सही है। आर दे रखा निगम कर फर्म द्वारा किया गया एक हस्तांतरण भुगतान है, तो दोनों ही सही हैं। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्यात जीडीपी के आकलन में शामिल होता है। ये सही है। और दे रखा है विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को जीडीपी के आकलन में शामिल किया जाता है। ये रोंग है। विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो एक तरफा हस्तांतरण भुगतान होता है, तो उसको जीडीपी में हम शामिल नहीं करते। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवकाश के समय दी जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो जीडीपी में योगदान नहीं करती है। बिल्कुल सही है। और तर्क दे रखे इनमें से किसी भी कारक आय को अर्जित करना शामिल नहीं है। मतलब क्योंकि जो भी अवकाश के समय जो क्रियाएं की जा रही हैं वो कारक आय जो अर्जित करता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना आसान नहीं होता है। अवकाश के समय जो क्रिया की गई है वो कारक आय नहीं होती है। तो इस तरह जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। बिल्कुल सही है। इन सेवाओं के बाजार मूल्य को ज्ञात करना कठिन होता है और ये सेवाएं आय प्राप्ति के उद्देश्य से अर्पित नहीं की जाती। तो दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1, बैंकिंग से रिलेटिव है। प्राथमिक और द्वितीयक जमाएं दोनों ही मांग जमाएं हैं। बिल्कुल सही है। आर है प्राथमिक और द्वितीयक जमाएं दोनों को ही आवश्यकता पड़ने पर चेक लिख करने को ले जा सकते हैं। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न यानी कि कम नगद आरक्षित अनुपात CRR है का अर्थ है वाणिज्य बैंकों के साख सर्जित करने की क्षमता का अधिक होना। ये बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेशो अगर कम होगा तो लोग बैंकों के पास पैसा होगा कि वो लोगों को ऋण दे सके। साख गुणक जो होता है वो नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। ये बिल्कुल सही है। CRR जितना कम होगा साख जो गुणक होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च बैंक होता है। बिल्कुल सही है। आर है सभी बैंकों को केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों और आदेशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये भी सही है। और जो केंद्रीय बैंक है वो सर्वोच्च बैंक इसलिए है क्योंकि ये सभी बैंकिंग सिस्टम है, जो मौद्रिक प्रणाली है उसका कंट्रोल करता है, मार्गदर्शन करता है, आदेश देता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब विपरीत रेपो रेट कम हो जाती है तो बैंक अपने अधिक कोष को बैंक के पास रखने के लिए हतोत्साहित होते हैं। बिल्कुल सही है। आर दे रखे खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर RBI तरलता को छोड़ता है। ये रोंग है, क्योंकि जब वो प्रतिभूतियों को बेचता है तो लोगों का पैसा RBI के पास आता है, तो तरलता कम होती है ना कि अधिक होती है। तो जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, साख की राशनिंग तब की जाती है जब साख की पूर्ति को नियंत्रित करना होता है। बिल्कुल सही है। साख की राशनिंग तभी की जाती है जब साख पर कंट्रोल किया जाता है। आर है जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो जो कैश रिजर्व रेशियो है यानी कि CRR है उसको घटा दिया जाता है। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र मांग कभी शून्य नहीं होती भले ही आय शून्य हो। बिल्कुल सही है। अगर इनकम 0 है
तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन किया जाता है, वो कभी भी जीरो नहीं होती। और है जीवित रहने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। यह व्यय तब भी किया जाता है जब आय शून्य होती है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्योंकि जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ खर्च होता है। तो अब अगर हमारी इनकम जीरो भी है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में गृह क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र शामिल होते हैं, बिल्कुल रोंग है। जब दो क्षेत्रीय मॉडल होता है तो उसमें गृह क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र होते हैं। अभी भी हमने किया था, सरकारी क्षेत्र उसमें शामिल नहीं होता है। तर्क है, शेष विषय क्षेत्र हमारे निर्यातों के रूप में हमारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करता है, ये सही है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। तो जब ए गलत होता है और आर सही होता है तो जो आंसर होता है वो डी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में वांछित उत्पादन से, ये सही है। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारे उत्पादन को दिखाती है, जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होना चाहिए, यानी कि वांछित उत्पादन को दिखाती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तर्क दे रखे है, समग्र मांग कीमत स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये रोंग है। कीमत में और कुल मांग में विपरीत संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एस फलन का ढलान सदैव धनात्मक होता है, ये बिल्कुल सही है। जो सेविंग फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ढलान वाला होता है, नेगेटिव स्लोप का नहीं होता है। इनकम के साथ पॉजिटिव कोरिलेट होता है। और जो बचत तब ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, जब हमारी जो इनकम है वो जीरो होती है। इनकम जीरो होगी और उस पर हम कंजप्शन करेंगे तो उस समय जो हमारी सेविंग है वो नेगेटिव होगी। और जो सेविंग है वो जीरो तब होती है जितनी हमारी इनकम है उसका सारा हमने कंजप्शन कर लिया है। तो जो सेविंग है वो हमारी सेविंग फंक्शन है वो ऋणात्मक भी होती है, और आय के शून्य होने पर जो है ये शून्य हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार जो ए और आर है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो इसे एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 1 से कभी भी अधिक नहीं होती है। और उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। तो जो आर है वो एक सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो 1 से अधिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो आय में जो चेंज होगा वो उपभोग में चेंज को दर्शाएगा। जो चेंज इन कंजप्शन डिवाइड में चेंज इन वाई हमारी एमपीसी होती है। तो जो हमारी इनकम में जो चेंज होगा उसकी वजह से जो कंजप्शन में चेंज होता है उसको एमपीसी कहते हैं। तो इनकम में जो चेंज है वो उपभोग में चेंज को दर्शाता है, लेकिन उपभोग में जो परिवर्तन होगा वो आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट जो असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो न्यून मांग और अधिक मांग वाले हैं। वैसे तो ये सिलेबस से कट चुका है, लेकिन कई बार जो क्वेश्चन है वो कटे हुए सिलेबस में से भी आ जाते हैं। डिलेटेड सिलेबस में से क्वेश्चन आ जाने की वजह से हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। 5 ही क्वेश्चन हैं तो कर लेते हैं। अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। अल्प रोजगार संतुलन से अभिप्राय है कि जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार से पहले हो चुका है। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में अभी भी अतिरिक्त क्षमता है कि वो आगे उत्पादन कर सके। तर्क दे रखा है, अवसंपीतिक अंतराल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। तो जब ए असत्य होता है लेकिन जो तर्क है वो सत्य होता है तो हम डी ऑप्शन चूज करते हैं। अवसंपीतिक अंतराल न्यून मांग की स्थिति में ही होता है, जिसमें जो इतनी हमें आवश्यकता है मांग की उतनी मांग नहीं होती है, तो जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मांग की न्यूनता, यानी कि जो न्यून मांग है उसके कारण लाभों की हानि होती है। जब मांग है वो कम होती है तो उत्पादक को हानि होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उसका उत्पादन है वो बिक्री नहीं होता है। वस्तु और सेवाओं की कम मांग होने के कारण उसका स्टॉक रह जाता है। आर इन्होंने दे रखा है, मांग की न्यूनता
की स्थिति में उत्पादक अपने स्टॉक को समाप्त करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि जो उसका माल है वो नहीं बिकता है। तो जो आर है वो सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक मांग से प्राय उस स्थिति से है जब जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए जो कुल पूर्ति है उससे अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है। पूर्ण रोजगार के अनुरूप जो समग्र पूर्ति है उससे अधिक होती है तो हमें अधिक मांग कहते हैं। समग्र मांग तब अधिक होती है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त अक्षमता होती है। तो ये रोंग है। अतिरिक्त जो क्षमता होती है वो न्यून मांग में होती है। समग्र मांग जब पूर्ण रोजगार से अधिक हो जाता है, यानी कि अधिक मांग होती है पूर्ण रोजगार के बाद भी, तो उसे हम अधिक मांग कहते हैं। उसमें अधिक क्षमता नहीं होती। तो जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण रोजगार संतुलन के पश्चात उत्पादन स्थिर रहता है। ये बिल्कुल सही है। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता। तो जो पूर्ण रोजगार के पश्चात जो हमारा एएस है वो स्थिर यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। तो रोजगार नहीं बढ़ सकता, तो जो उत्पादन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। पूर्ण रोजगार संतुलन उत्पादन अधिकतम उत्पादन होता है। तो जो पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार संतुलन हमें ये बताता है कि मैक्सिमम कितना उत्पादन हो सकता है। तो ये अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक मांग के कारण वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति होती है। ये रोंग है। जब भी बाजार में अधिक मांग होगी तो वस्तु और सेवा की अधिक मांग होगी, जिससे उनके बाजार मूल्य में वृद्धि होगी, जिसको हम स्फीति बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तर्क दे रखा है, आयातों में वृद्धि के कारण समग्र मांग में कमी होती है। बिल्कुल सही है। जब हम विदेशों से आयात करते हैं तो वस्तुओं का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे जो एडी है वो कम हो जाती है। तो इस तरह जो ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करने के उपाय वाले चैप्टर से लिया गया है। तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए नगद आरक्षित अनुपात, जिसको CRR कहते हैं, कम किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यून मांग तभी ठीक हो सकती है जब लोगों के पास पैसे अधिक हो, और जब नगद आरक्षित अनुपात कम किया जाता है तो लोगों के पास जो साख निर्माण है वो बढ़ता है, क्योंकि जो साख गुणक है और CR है वो विपरीत रिलेटेड होते हैं एक दूसरे। तो CR कम होने से साख गुणक है वो बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं। तो जो ए है वो सही है। आर इन्होंने दे रखा है, अधिक मांग को ठीक करने के लिए विपरीत रेपो दर को बढ़ाया जाता है। ये भी सही है। तो जो आर और ए वो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तरलता को सोखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है। ये सही है। जैसे ही रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो लोगों का पैसा सरकार के पास यानी कि RBI के पास आता है, जिससे लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। तो इसे हम तरलता को सोखना कहते हैं। कि और दे रखा है, सार्वजनिक ऋण में कमी से लोगों के पास तरलता कम हो जाती है। ये रोंग है। सार्वजनिक ऋण में कमी का मतलब है कि सरकार ने लोगों से पैसे उधार नहीं लिए हैं। तो सार्वजनिक ऋण में जो कमी होगी तो इससे लोगों के पास पैसे वैसे के वैसे रहेंगे, तो उनकी तरलता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक मांग को नियंत्रित करने के लिए महंगी मुद्रा नीति अपनाई जाती है। बिल्कुल सही है। अधिक मांग से अभिप्राय है लोगों के पास पैसे अधिक हैं और वो ज़्यादा वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं। आर इन्होंने दे रखा है, यह नीति साख की उपलब्धता को बढ़ाती है, यह साख की लागत को कम करती है। ये गलत है। महंगी मुद्रा नीति से अभिप्राय है कि जो साख की उपलब्धता है वो कम होती है और ब्याज दर है वो ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि साख की लागत बढ़ती है। तो जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए रेपो दर कम की जाती है। ये बिल्कुल सही है। आर इन्होंने दे रखा है, जब रेपो दर कम की जाती है तो वाणिज्य बैंक ब्याज की जो ब्याज दर है वो बढ़ाते हैं। गलत है। रेपो दर कम होने से ब्याज दर है वो कम होती है। तो जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, न्यून मांग से निपटने के लिए CRR को कम किया जाता है। कैश रिजर्व रेशो को कम किया जाता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो कम होगा तो जो साख का निर्माण है वो अधिक होगा। ये बिल्कुल सही है। तर्क दे रखा है, ये अर्थव्यवस्था में साख निर्माण के लिए वाणिज्य बैंकों की क्षमता को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे क्वेश्चन कर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भुगतान से इससे रिलेटिव है। अभिकथन, मौद्रिक लेन देन केवल वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतर्राष्ट्रीय बिक्री व खरीद के कारण उत्पन्न होते हैं। गलत है। मौद्रिक लेन देन केवल वित्तीय परिसंपत्तियों की वजह से नहीं उत्पन्न होते हैं। तर्क गिवन है, सेवाओं के निर्यात और आयात को अदृश्य मदों का व्यापार कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो सेवाएं हैं वो अदृश्य मदें उनको कहा जाता है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब व्यापार शेष में घाटा होता है तो भुगतान शेष में घाटा नहीं होता। व्यापार शेष में जो घाटा होता है वो भुगतान शेष द्वारा कवर किया भी जा सकता है। तो क्योंकि जो भुगतान शेष है वो व्यापार शेष से ज़्यादा विस्तृत होता है। और तर्क इन्होंने दे रखा है, व्यापार शेष भुगतान शेष खातों का एक भाग है। बिल्कुल सही है। व्यापार शेष भुगतान शेष के खातों का केवल एक भाग होता है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशों से उधार को भुगतान शेष खातों के पूंजी खाते में जमा मद की ओर रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल सही है। तर्क है, विदेशों से उधार के कारण शेष विषयों से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है। और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भुगतान से सदैव संतुलित होता है जब समायोजन मदों को चालू खाते के एक भाग के रूप में दर्शाया जाता है। भुगतान से सदैव संतुलित रहता है, ये सही है, लेकिन समायोजन को हम तब शामिल करते हैं जब हमें संतुलित करना होता है। भुगतान शेष समायोजन मदें भुगतान शेष खातों में संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय आय से रिलेटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हस्तांतरण जो आय है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है। हस्तांतरण आय यानी कि एक तरफा भुगतान होता है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। हस्तांतरण आय कारक सेवा को अर्पित करने के लिए जो पुरस्कार के रूप में अर्जित नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है। जो हस्तांतरण आय है वो कारक आय नहीं होती, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू कारक आय राष्ट्रीय आय से अधिक होगी जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय है वो ऋणात्मक होगी। ये सही है। जो घरेलू आय है यानी कि जीडीपी है, उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगर ये विदेशों से प्राप्त आय नेगेटिव होगी तो जो हमारी जीडीपी है वो कम होगी, और जो हमारी घरेलू आय है वो अधिक होगी। तर्क दे रखा है, भारत में विदेशी बैंक की शाखा में काम कर रहे विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय है वो भारत की घरेलू सीमा का एक भाग होगी। तो जो आर और ए है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशों से प्राप्त कारक आय भारत की घरेलू कारक आय का भाग नहीं होता है। बिल्कुल सही है। जीडीपी का भाग नहीं होता, जबकि ये राष्ट्रीय आय का भाग होता है। तर्क इन्होंने दे रखा है, ये भारत की घरेलू सीमा में सर्जित नहीं की जाती। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्थित WHO में काम करने वाला भारतीय भारत का एक सामान्य निवासी है। बिल्कुल सही है। तर्क इन्होंने दे रखा है, इंग्लैंड में भारत का राजदूत भारत का एक गैर निवासी है। ये रॉन्ग है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कारक आय अर्जित आय होती है। बिल्कुल सही है। जो साधनों द्वारा आय अर्जित की जाती है उसे हम कारक आय बोलते हैं। साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम है, ये हमारे कारक होते हैं जिनको हम साधन भी बोलते हैं। इनकी आय को हम अर्जित आय कहते हैं। तर्क है, घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है। ये रॉन्ग है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ा नहीं जाता, जबकि राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो जो आर है वो रॉन्ग है, जबकि जो ए है वो सही है,
इसलिए जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुद्रा वाले चैप्टर से लिए गए हैं, मुद्रा और उसके कार्य। तो अभिकथन, मुद्रा की उत्पत्ति से क्रय और विक्रय की जो क्रिया है वो अलग अलग होगी, है बिल्कुल सही है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में जो हम वस्तु की विक्रय या क्रय करते थे वो सेम व्यक्ति से ही करते हैं, आवश्यकता का दोहरा सहयोग होता था। यानी आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसी व्यक्ति को आपको अपनी वस्तु बेचनी होती थी, तो क्रय विक्रय है वो एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि मुद्रा की उत्पत्ति होगी तो क्रय हम किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं और विक्रय किसी अन्य व्यक्ति से, तो क्रय विक्रय की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग हो गई हैं, बिल्कुल सही है। तर्क दे रखा है, प्रारंभ में मुद्रा का जो आविष्कार है वो मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में हुआ था, ये रोंग है। प्रारंभ में जो मुद्रा का आविष्कार हुआ था वो विनिमय के रूप में हुआ था, तो इसलिए जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम ही है। तो जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वस्तु अर्थव्यवस्था में विनिमय का एक सामान्य माध्यम विद्यमान था, ये रोंग है। वस्तु अर्थव्यवस्था में वस्तु का वस्तु के रूप में ही लेन देन होता था, तो वहाँ विनिमय के लिए कोई सामान्य माध्यम नहीं था। तर्क है, वस्तु अर्थव्यवस्था में वस्तु के संचय के माध्यम के रूप में बचत करना संभव था। तो वस्तु अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का जो संचय है, यानी कि जब हमें बचत करनी होती तो वस्तुओं के रूप में ही करते थे, ये सही है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक न्यास मुद्रा है, ये सही है। और चेक न्यास मुद्रा इसलिए है क्योंकि ये विश्वास पर आधारित है। चेक विश्वास के आधार पर भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नोट और सिक्के सरकार के आदेश से चलते हैं, ये बिल्कुल सही है। तर्क है, नोट और जो सिक्के हैं वो वैध मुद्रा है, ठीक है। वैध मुद्रा वही होती है जो सरकार के आदेश पर चलती है, तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन, मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास रखे मुद्रा के स्टॉक को देश में मुद्रा की पूर्ति का एक भाग होता है, ये रोंग है। तर्क है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रमुख पूर्ति करता है, ये सही है। भारत में जो पूर्ति की जाती है मुद्रा की वो आरबीआई द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भारत में का प्रथम पूर्तिकर्ता होता है। भारत में जितने भी नोट या करेंसी जारी की जाती है वो आरबी द्वारा की जाती हैं, तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टमेंट गुणक से लिए गए हैं, मल्टीप्लायर से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक एएस सदैव वास्तविक एडी के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। वास्तविक एडी के आकलन में बिना बिके स्टॉक को उत्पादकों की माल सूची निवेश माना जाता है, ये भी सही है। जो एडी है वो एएस के बराबर होते हैं, और जो माल बिका नहीं रह जाता है, जो माल बिकता नहीं है, जो स्टॉक उत्पादक के पास होता है उसे माल सूची निवेश कहते हैं। इस तरह जो आर है वो एक सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यथार्थ यानी कि जो वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश में नियोजित और अनियोजित दोनों निवेश शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो वास्तविक निवेश है वो प्लान और अनप्लान दोनों निवेश उसके अंदर शामिल होते हैं। तर्क दे रखा है, स्वायत्त निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम से रिलेट नहीं होता, इनकम से स्वतंत्र होता है और गवर्नमेंट द्वारा मोस्टली किया जाता है। तो जो आर है और ए है वो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि निवेश कम है तो गुणक प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। जो गुणक होता है वो दिखाता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो गुणक है वो हमें बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होगा, अगर इन्वेस्टमेंट में आप चेंज नहीं करोगे तो इनकम में चेंज नहीं होगा। तो गुणक तभी कार्य करेगा जब निवेश में चेंज होगा, तो ये सही है। तर्क दे रखा है कि शून्य एमपीसी का अर्थ है शून्य गुणक, ये रोंग है। जब एमपीसी की वैल्यू 0 होती है
तो जो गुणक है हमारा वो के होता है। गुणक का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। तो अगर MPC 0 है तो 1 डिवाइड 1 माइनस 0, तो 1 डिवाइड 1 तो 1 ही होगा। तो अगर जो MPC 0 है तो गुणक 1 होता है। तो जो A है वो सही है, लेकिन जो R है वो गलत है, इसलिए जो इसका आंसर आना चाहिए वो C आना चाहिए। तो यहाँ आप इसका C करोगे थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4, गुणक प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता के अस्तित्व को मानती है। बिल्कुल सही है, गुणक प्रक्रिया मानती है कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अतिरिक्त क्षमता है। MPC और गुणक निवेश के मूल्य के बीच सीधा संबंध होता है, ये भी सही है। जो MPC है वो जितनी ज़्यादा होगी गुणक का वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगा। तो दोनों ही सही है, और जो R है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वांछित निवेश व अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से संबंधित नहीं है, और जो R इन्होंने दे रखा है वांछित निवेश व्यय को स्वायत्त मानता है, यानी कि व्यय को ऑटोमेटिक मानता है। तो जो R है एक ही सही व्याख्या है, इसलिए जो आंसर होगा वो A होगा। निवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो आय से रिलेटेड नहीं होता है, और एक प्रेरित निवेश होता है जो आय के स्तर से संबंधित होता है, ब्याज से संबंधित है, उसको लाभ से संबंधित कह सकते हो आप। जो स्वायत्त निवेश है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है बिना किसी लाभ की उम्मीद से, जबकि जो प्रेरित निवेश है वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सरकारी बजट से कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, GST एक अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही है, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तर्क है, अप्रत्यक्ष करों का भार दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता, ये रोंग है। अप्रत्यक्ष करों का जो भार है वो दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। तो जो R है वो गलत है, लेकिन जो A है वो सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विनिवेश से प्राप्त जो मुद्रा है वो एक पूंजीगत प्राप्ति है। बिल्कुल सही है, विनिवेश से प्राप्त मुद्रा के कारण सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाती है, ये सही है। जो R है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति पे प्राप्ति होती है जिससे या तो परिसंपत्ति में कमी होती है, तो विनिवेश से है वो परिसंपत्ति में कमी को दर्शा रहा है, तो इसलिए जो R है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्याज भुगतान पर किया गया वह एक राशि व्यय है, ये बिल्कुल सही है। इससे न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही सरकार की देयता कम होती है, तो जो R है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रवृत्ति एक राशि व्यय है, ये सही है। छात्रवृत्ति के कारण किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जो R है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर है वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजकोषीय घाटे को विनिवेश के रूप में मापा जाता है, ये गलत है। विनिवेश अभी हमने देखा था पूंजीगत प्राप्ति में आता है, राजकोषीय में नहीं आता है। R पूंजीगत प्राप्ति सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। पूंजीगत प्राप्ति है वो परिसंपत्ति देयता की स्थिति को दर्शाती है, तो जो R है वो सही है, लेकिन जो A है वो गलत है, इसलिए जो आंसर होगा वो D होगा। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को किया है, असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।